वेलकम टू SSD लॉ एकेडमी। आज हम करेंगे द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसकी मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। उसी सीरीज़ में आज की वीडियोस है। आज हम करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 3 विच टॉक अबाउट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसके अंदर सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 9 तक आते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी या आपने कभी JJ एक्ट को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो दो टाइप की चाइल्ड पे वर्क करता है। पहला वो चाइल्ड जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, दूसरा वो चाइल्ड विच नीड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो ये दो कैटेगरीज हैं जिनके बारे में ये पूरा एक्ट जो है वो है। तो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये है चैप्टर नंबर 3 में। आज हम यही पूरा चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन की बात करता है जिसके बारे में हमें अपने प्रोसीजर में पढ़ना ही पड़ता है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए। ये प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी इसके ऊपर पूरा आंसर राइटिंग आता है और इसके अलावा ये सेमेस्टर एग्जाम्स में भी आता ही आता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यहाँ पे सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड करके बता रहा है कि कुछ भी चीज़ जो सिविल प्रोसीजर में है, द स्टेट गवर्नमेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए वन और मोर juvenile justice board for exercising the powers and discharging its function relating to the children's in conflict with law under this act। जैसे मैंने पहले बताया चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो उन्हीं से रिलेटेड ये बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। और कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा और ये भी हो सकता है कि एक हो या एक से ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये प्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे ही पूछ लेते हैं कि क्या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा या दो से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो सकता है। फिर यहाँ पे कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आप देखें प्रिलिमिनरी पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टर्म जो हैं फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन प्री में आते हैं। A board shall consist of a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of first class, not being chief metropolitan magistrate or chief judicial magistrate, hereinafter referred to as a principal magistrate, with at least 3-year experience and 2 social workers selected in such a manner as may be prescribed। तो ये जो बोर्ड है इसके अंदर कौन होगा? इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ होगा, अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। बट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं होगा। लेकिन इन दोनों की भी ये क्वालिफिकेशन है रेस्पेक्टिवली अपने अपने एरिया में कि इनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, प्लस 2 सोशल वर्कर्स, 2 सोशल वर्कर्स होंगे, ऑफ whom at least one shall be a woman, जिसमें कि एक वुमेन होनी ज़रूरी है। Forming a bench and every such bench shall have the power confirmed by the Civil Code of Civil Procedure 1973 or Metropolitan Magistrate or as the case may be Judicial Magistrate of the first class। ठीक है, और इनकी जो पावर होंगी वो वही होंगी जो CRPC में होती हैं। तो बेसिकली अगर आप बात करें तो ये बोर्ड ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो कितने मेंबर्स को कंसिस्ट करता है? वो बात करता है 3 मेंबर। तो 3 मेंबर का बोर्ड होगा जिसमें जो प्रिंसिपल ऑफिस जो होगा वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकता है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा, प्लस 2 सोशल वर्कर्स जिसमें कि एक वुमेन होगी। ठीक है, और एक कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी मीन्स अदर मेल कैन बी हैपन और वुमेन कैन बी हैपन, लेकिन एक वुमेन होना ज़रूरी है। अब सबसेक्शन 3, नो सोशल वर्कर shall be appointed as a member of board unless such person has been actively involved in health, education or welfare activities pertaining to the children for at least 7 years or practicing professional with a degree in a child psychology, psychiatrics, sociology of law।
तो ये जो 2 मेंबर्स है इनकी क्वालिफिकेशन ये है कि सबसे पहले तो इनके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री भी किस में होनी चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी में या साइकेट्रिक होना चाहिए, सोशियोलॉजी और लॉ में होनी चाहिए। तो एक लॉयर भी यहाँ पे सोशल वर्कर के रूप में आ सकता है। 4 नो पर्सन शेल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड इफ, अब इसकी क्या है, अब उनके पास क्या नहीं होना चाहिए, तो ये बताता है नेगेटिव पर्सपेक्टिव। ये सब सेक्शन नेगेटिव बात बताता है कि उस बोर्ड ऑफ में या सोशल वर्कर में क्या नहीं होना चाहिए। हैज़ अ पास्ट रिकॉर्ड ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट, उस पर्सन ने, सोशल वर्कर के जो ये 2 पर्सन हैं, इन लोगों ने कभी भी ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट का वायलेशन ना किया हो। हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल turpituity and other convictions, has not been reversed or has not been granted full pardon in respect of such offence, has been removed, dismissed from service of central government or state government or undertaking of corporation on or controlled by central government or state government। ना ही तो उस कन्विक्ट होना चाहिए या उसको पार्डन मिली हुई हो इन उस मॉरल रिप्यूटेड ऑफेंसेस के लिए, ना ही वो डिसमिस या रिमूव हुआ हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, कहीं से भी जो या कोई ऐसे कॉरपोरेशन से जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल में हो। 4 हैज़ एवर इंडल्ज इन चाइल्ड अब्यूज़, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर और एनी अदर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ना ही वो किसी ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जिसमें वो चाइल्ड अब्यूज़ या एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर करता हो या वायलेशन ऑफ एनी ह्यूमन राइट्स और इमोरल एक्ट की बात करें। तो बेसिकली ये 4 रेस्ट्रिक्शंस हैं। जो पहली बात करता है वो बात करता है कि वो कोई भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट या चाइल्ड राइट ना करता हो, वो किसी भी ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड ना हो जो मॉरल टर्पिट्यूट करता हो, रिमूव्ड डिसमिस ना हुआ हो सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, या ऐसे ओन्ड और कंट्रोल्ड कॉरपोरेशन से जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करता हो, ना ही वो इंडल्ज हुआ हो ऐसे एक्टिविटी में जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ या एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर या एनी अदर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट और इमोरल एक्ट की बात हुई हो। Subsection 5 talk about the state government shall ensure that in inducting training and sensitization of all members, including principal magistrate of the board, on care, protection, rehabilitation, legal provisions, justice for children as may be prescribed is provided within a period of 60 days from the date of appointment। मतलब 60 दिन के अंदर अंदर उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें वो बात करेंगे रिहैबिलिटेशन, केयर, प्रोटेक्शन, लीगल प्रोविजंस और जस्टिस के बारे में। किस चीज़ से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड उनको एक ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी विद इन द पीरियड ऑफ 60 days आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, फ्रॉम देयर अपॉइंटमेंट, आफ्टर नहीं, फ्रॉम देयर अपॉइंटमेंट। Subsection 6 बात करता है the term of office of the members of the board and the manner in which such member may resign shall be such as may be prescribed। Term of office और उनका resignation का manner दोनों वैसे होंगे जैसे कि prescribe किया गया होगा। The appointment of any member of the board except the principal magistrate may be terminated after holding an inquiry by the state government। अब जो ये दो सोशल वर्कर के रूप में अपॉइंटमेंट होगा ना, उनका टर्मिनेशन कैसे होगा वो बात करता है। सबसेक्शन 7 बात करता है हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर वास्टेड अंडर दिस एक्ट। उनके पास जो पावर है उसका मिसयूज करते हुए, और वो पावर ये एक्ट प्रोवाइड करता है। फेल्स टू अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फॉर 3 months विदाउट एनी वैलिड रीज़न। अटेंड आ ही नहीं रहे मीटिंग में 3 महीने से, कोई ऐसा वैलिड रीज़न भी नहीं दिया, ठीक है, इसलिए। फेल्स टू अटेंड लेस देन 3/4 ऑफ द सिटिंग इन द ईयर। 3/4 से मीटिंग्स में वो आए ही नहीं, उन्होंने अटेंड ही नहीं करी 1 साल में। बिकम इनएलिजिबल अंडर सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 में जो कैटेगरीज दी हैं उसमें से कोई ऐसी एक्टिविटी कर लिया हो जिसमें एनी ऑफ द 4 कैटेगरीज में वो फॉल किया हो तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं, ये क्या बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। इसने कहा है कि कुछ भी चीज़ जो सीआरपीसी में नहीं है वो इफेक्ट नहीं करेगी, पहली चीज़। दूसरी, स्टेट गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बोर्ड अपॉइंट करेगी। बोर्ड में 3 मेंबर होंगे, प्रिंसिपल ऑफिस होल्ड करेगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट। अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अदरवाइज जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, लेकिन चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 सोशल वर्कर उस बोर्ड में होंगे जिसमें कि 1 वुमेन होनी कंपलसरी है।
उसकी 2 सोशल वर्कर जो होने उसकी क्वालिफिकेशन 7 ईयर की एटलीस्ट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होना चाहिए, उसके पास डिग्री होनी चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी में, साइकेट्रिक्स होना चाहिए, सोशोलॉजी और लॉ में भी। वो बोर्ड मेंबर्स जो है वो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ना करता हो, कोई भी मॉरल ट्रिपलिटी में कन्विक्टेड ना हुआ हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से रिमूव ना हुआ हो, चाइल्ड लेबर चाइल्ड अब्यूज़ में इंडल्ज ना हुआ हो। 60 दिन के अंदर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और हर एक मेंबर रिजाइन करेगा या उसका टर्म ऑफ ऑफिस वो होगा जैसे कि बोर्ड असाइन करता है। अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल ऑफिस का टर्मिनेट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट और अदर देन प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जो 2 मेंबर हैं वो अगर मिसयूज़ करते हुए पाए गए या उन्होंने अटेंड नहीं करी, 3 महीने से ज़्यादा एब्सेंट है, तो वो पनिशमेंट उनको वो इसे अपनी पोस्ट से उन्हें हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, which talk about the placement of person who ceased to be a child during process of inquiry। अब क्या हुआ कि एक पर्सन है, ठीक है, जिस दिन उसने ऑफेंस कमिट किया उस दिन वो लेस देन 18 ईयर था, ठीक है, लेकिन जब उसका पूरा जब प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग क्या हुआ वो मोर देन 18 ईयर हो गया, बढ़ गया। लेट सपोज कि 18 ईयर होने में एक दिन की कमी थी जब उसने ऑफेंस कमिट किया, क्योंकि हम उस दिन से देख रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो पर्सन जो है वो सीज टू बी चाइल्ड हो गया, अब वो 18 प्लस हो गया। तो अब क्या होगा वो बात करते हैं सेक्शन नंबर 5। When an inquiry has been initiated in respect of any child under this act, during the course of such inquiry, the child complete the age of 18 years, and then notwithstanding anything contained in this act or in any other law for the time being enforced, the inquiry may be continued by the board and order may be passed in respect of such person as if such person has continued to be a child। तो ये माना जाएगा जब इंक्वायरी करके यहाँ पे हम लेके आए और यहाँ पे हमने बात की कि वो 18 प्लस हो गया, चाइल्ड नहीं हुआ, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा यहाँ पे भी कि दैट पर्सन इज स्टिल द चाइल्ड, वो अभी भी चाइल्ड है, अभी भी वो लेस देन 18 ईयर्स ही है। फिर इसका सब सेक्शन नंबर 6 आता है जो बात करता है प्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन हु कंटिन्यूड एज ऑफेंस व्हेन committed an offense when person was below the age of 18 years। ठीक है, अब एक ऐसा प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन करना जिसने एक ऑफेंस ऐसा कमिट किया है जो when person was below the age of 18 years, जब वो 18 years से कम था। A person who has completed 18 year of age and is apprehended for committing an offense when he was below the age of 18 years, then such person shall, subject to the provision of this section, be treated as a child during the process of inquiry। इंक्वायरी के टाइम में उसे चलना। अब इसका एक चीज़ समझने की बात है, एक प्रिंसिपल है जो इस एक्ट का है कि जिस दिन ऑफेंस, सपोज करो इस दिन ऑफेंस कमिट हुआ और इस दिन वो चाइल्ड है, तो ये माना जाएगा कि इस दिन ये चाइल्ड है तो वो चाइल्ड ही है, इररेस्पेक्ट ऑफ कि इंक्वायरी करते टाइम वो बड़ा हो गया हो या बड़े होने के बाद पता चला है कि जिस दिन उसने ऑफेंस कमिट किया है वो ऑफेंस तो उसने जब कमिट किया था जब वो 18 ईयर का है। तो यही वाली बात 6 कहता है, तब भी उसको क्या करा जाएगा, ट्रीट किया जाएगा एज अ चाइल्ड। द पर्सन रिफर्ड अंडर सबसेक्शन 1 नॉट रिलीज ऑन बेल बाय द बोर्ड शेल बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ सेफ्टी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। उसको बेल के लिए रिलीज नहीं किया जाएगा। द पर्सन रिफर्ड इन सबसेक्शन 1 शेल बी ट्रीटेड एज पर द प्रोसीजर स्पेसिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और ये एक्ट उस पर अप्लाई करेगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 की जो बात करता है प्रोसीजर इन रिलेशन टू बोर्ड। बोर्ड क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेगा। The board shall meet at such time and shall observe such rules in regard to the transaction of the business as its meeting as may be prescribed, and shall ensure that all the procedure are child friendly and that the venue is not intimidating to the child and does not resemble as a regular कोर्ट। यहाँ पे 4 बात कही गई है। पहली बात की गई है कि कोर्ट ही डिसाइड करेगा अपना टाइम कि कब वो मिलेगा और क्या उसका बिजनेस का मीटिंग का इशू मतलब बिजनेस का ट्रांसैक्शन होगा। दूसरी बात कही गई है कि जो प्रोसीजर होगा वो चाइल्ड फ्रेंडली होगा कि बच्चे को आसानी से कंफर्टेबिलिटी मिले। तीसरा, वेन्यू ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चे को इंटिमिडेट करते डरा दे, बल्कि और ना ही वो ऐसा होगा, फोर्थ बात कही कि वो रेगुलर कोर्ट जैसे लगे, बल्कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि नॉर्मल सी जगह पे वो आया है ताकि वो डरे ना। ठीक है, द चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ मे बी प्रोड्यूस बिफोर एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द बोर्ड व्हेन द बोर्ड इज नॉट सिटिंग। ये भी हो सकता है कि चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ किसी एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कि यहाँ पे 3 मेंबर की कमेटी है, किसी एक के सामने भी प्रेजेंट कर दे अगर बोर्ड की मीटिंग ना चल रही हो, सिटिंग ना होती हो। A board may act according to the absence of any member of the board. No order passed by the court shall be invalidated by reason only of the absence of any member during any stage of the proceeding.
अगर 3 लोगों के मेंबर की बोर्ड है, अगर कोई एब्सेंट हो जाता है तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही उसकी जो ऑर्डर पास कर रहा है वो इनवैलिडेट हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस एंड इन मेकिंग ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18। लेकिन ये जो 3 है, इसमें प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जो है वो होना ज़रूरी है, और बाकी जो 2 है उनमें से कोई एक भी चलेगा। इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड इन द इंटरीम और फाइनल डिस्पोजल द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी शैल प्रिवेल, बट वेयर देयर इज नो सच मेजॉरिटी द ओपिनियन ऑफ द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट शैल प्रिवेल। अगर 3 लोग हैं तो इसमें जो मेजोरिटी होगी वो प्रिवेल करेगी, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट तब भी नहीं हो पा रही है तो जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट है उसका जो ओपिनियन है वो प्रिवेल करेगा। सेक्शन नंबर 8 बात करता है पावर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड। पावर फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड, बोर्ड की क्या पावर है, क्या फंक्शन है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी other law for the time being enforced, but save as otherwise expressly provided in this act, the board shall constitute for any district shall have the power to deal exclusively with all the proceeding under this act relating to child in conflict with the law in the area of jurisdiction of such board। एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन वो दे रहा है कन्फ्लिक्ट विद लॉ के रिलेटेड उस पूरे एरिया में जहाँ पे भी वो बोर्ड है। द पावर conferred on the board by or under this act may also be exercised by high court and the child's court। वो पावर्स जो यहाँ पे बोर्ड एक्सरसाइज करेगी वो ऑर्डर है जो हाई कोर्ट और चाइल्ड कोर्ट भी फॉलो कर सकती है। when the proceeding come before them under section 19 or in appeal revision or otherwise। सेक्शन नंबर 3 बात करता है सबसेक्शन फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड। बोर्ड की क्या फंक्शंस है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ensuring the informed participation of the child and the parent and the guardian in every step of the process। ये इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो दिया जाएगा बच्चे को भी, पेरेंट्स को भी, गार्जियन को भी, हर एक स्टेप ऑफ प्रोसेस में। ये इंश्योर किया जाएगा कि चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड, चाइल्ड के राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ एप्रीहेंडिंग द चाइल्ड, इंक्वायरी, आफ्टर केयर और रिहेबिलिटेशन में। एंश्योर कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल एड, लीगल एड दी जाएगी चाइल्ड को थ्रू लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन से। वेयर एवर नेसेसरी द बोर्ड शेल प्रोवाइड एन इंटरप्रिटेटर, ट्रांसलेटर, हैव सच क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब टू द चाइल्ड इफ ही फेल्स टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यूज इन द प्रोसीडिंग। अगर प्रोसीडिंग की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, फेल हो रहा है, तो आप इंटरप्रिटेटर, ट्रांसलेटर भी प्रोवाइड करेंगे। डायरेक्टिंग द प्रोबेशन ऑफिसर इन द केस ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर इन is not available to the child welfare officer or social welfare to understand the social investigation to the case, submit a social investigation report within the period of 15 days। 15 दिन के अंदर अंदर एक जो है प्रोबेशन ऑफिसर एक रिपोर्ट देगा from the date of first production before the board to ascertain the circumstances in which the alleged offence was committed। बोर्ड के सामने जब वो पहली बार आया था। adjudicate the disposal of cases of the children in conflict with law in accordance with the process of inquiry specified under section number 15। ट्रांसफर कर देगा कमेटी को सारे मैटर्स जो कंसर्न करते हो चाइल्ड से किसी भी स्टेज में। डिस्पोज ऑफ द मैटर पासिंग ऑफ द फाइनल ऑर्डर इंक्लूडिंग एन इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर द चाइल्ड रिहेबिलिटेशन इंक्लूडिंग फॉलो अप बाय द प्रोबेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और अ मेंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कंडक्ट करेगा इंक्वायरी जैसे वो डीम फिट हो, कंडक्ट करेगा एटलीस्ट 1 इंस्पेक्शन विजिट हर एक मंथ की जहाँ वो रह रहा है बच्चा। ऑर्डर करेगा पुलिस को टू रजिस्टर द फर्स्ट FIR committed against any child in conflict with law under this act or any other law for the time being enforced। ऑर्डर करेगा पुलिस को रजिस्टर करे FIR committed against any child in need of care and protection और any other law इस एक्ट में या किसी और में। कंडक्ट करेगा रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द जेल्स मेंट फॉर अडल्ट टू चेक इफ एनी चाइल्ड इज लॉज्ड इन सच जेल और टेक इमीडिएट मेजर फॉर द ट्रांसफर ऑफ सच चाइल्ड टू द ऑब्जर्वेशन होम एंड एनी अदर फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब, और कोई और सा फंक्शन जो प्रिस्क्राइब हो। सेक्शन नंबर 9 बात करता है द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय मजिस्ट्रेट हु हैज़ नॉट बीन एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अंदर एम्पावर्ड ही नहीं है। व्हेन अ मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ द बोर्ड अंडर दिस एक्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द पर्सन एलिज्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ब्रॉट बिफोर हिम अ चाइल्ड
he shall without any delay record such opinion and forward the child immediately along with the record of such proceeding to the board having jurisdiction। अब क्या हुआ, ये बता रहा है कि एक सिंपल कोर्ट है जिसमें मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट है जहाँ पे एक बच्चे को लेके आया और कोर्ट को ये लग रहा है, कोर्ट के ओपिनियन से ये हो रहा है कि ये तो एक बच्चा है, मतलब एक एक्यूज को लेके आए, तो वो बिना किसी डिले के उसको अपने रीज़न रिकॉर्ड करेगा, अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करेगा और उसको प्रॉपर बोर्ड के पास भेज देगा। और बोर्ड कौन सा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास। इन केस ऑफ अ पर्सन alleged to have committed an offense claim before a court other than a board, then the person is a child or was a child of date of commission of an offense. If the court itself is of opinion that the person was child on the date of commission of the offense, the said court shall make an inquiry, एक इंक्वायरी करेगा, एविडेंस लेगा अगर उसको ज़रूरी है तो, बट नॉट ऑन एफिडेविट पे नहीं, कि उसकी एज को डिटरमाइन कर सके और अपनी फाइनल फाइंडिंग जो वो कर रहा है उसको लिख के अपनी एज जो उसको लगता है वो करके पहुंचाए। प्रोवाइडेड दैट सच अ क्लेम मे बी रेज्ड before any court, it shall be recognized at any stage even after final disposal of the case. Such a claim shall be determined in accordance with the provision contained under this act. The rules made thereunder even if the person has ceased to be a child on or before the date of commencement of this act. If the court finds that a person has committed an offence and was a child on the date of commission of such offence, it shall forward the child to the board of passing appropriate order and sentence if any, and in case of person under this section is required to kept in protected custody while the person claim of being a child is being inquiry into, such person shall be placed in the intervention period in the place of safety. So basically इस पूरे इसमें ये कहा गया है, अगर सपोज करो जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है उसने ये फाइंड किया कि ऑफेंडर उसके पास आया और ये फाइंड किया कि ये तो चाइल्ड है, ठीक है, ये उसने फाइंड किया। अब वो क्या करेगा, अपना रीज़न रिकॉर्ड करेगा और प्रॉपर लिखने के बाद ओपिनियन उसको बोर्ड के सामने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास भेज देगा। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, और अगर उसे लगता है कि भाई हो सकता है कि जिस दिन इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया उस दिन वो चाइल्ड हो, तो वो इंक्वायरी करेगा और उसकी फाइंडिंग लिखेगा और फाइंडिंग लिखने के बाद बोर्ड के पास भेज देगा। अब बोर्ड के पास ये है कि बोर्ड अपना अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करे कि वो ये देखे कि बच्चे ने ऐसा किया है कि नहीं किया, और अपने पास मतलब अगर उसको ऐसा लगता है किसी भी तरीके से कि प्रोटेक्टिव कस्टडी उसकी रिक्वायर है या किसी भी तरीके से उसकी हेल्प, मतलब कोई भी तरीके से हो सकती हो, तो वो कोर्ट वो चीज़ करेगा। थैंक यू।